जय हिंद साथियों। आज सुबह से मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपना चैनल पायनियर फार्मिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले हर्बल फार्मिंग के विषय को क्यों चुन लिया। तो मैंने डिसाइड किया कि आज वीडियो बनाते समय सबसे पहले मैं इसी पर बात शुरू करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि हर्बल फार्मिंग कोई नया विषय है और ऐसा भी नहीं है कि हर्बल फार्मिंग पर इससे पहले मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन पर इससे पहले यूट्यूब पर लोगों ने वीडियोस ना बनाई हों। लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसमें पहली तो यह कि मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का सेक्टर कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है, पुराना है, लेकिन इतना पुराना भी नहीं है, इतना एस्टैब्लिश भी नहीं है। लेकिन अभी तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों तक नहीं पहुंची है, और जो जानकारी पहुंची भी है आज तक वो भी नाकाफी है, मुकम्मल नहीं है। भारत में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के रिसर्च के लिए संस्थान भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक संस्थान है हमारे लखनऊ में, सीमैप, बहुत अच्छा काम करता है सीमैप, और कई किसानों तक आज की डेट में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन की जितनी भी जानकारी बाजार में है उसका सबसे बड़ा श्रेय सीमैप को जाता है किसानों तक पहुंचाने का। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन कब तक करेगा? दूसरी तरफ जानकारी तो कम है लेकिन पोटेंशियल इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर है मेडिसिनल हर्ब्स का, और कुछ आंकड़े भी आपको मैंने दिखाए थे इसके लिए। तो होता यह है कि जब किसी सेक्टर में उस सेक्टर के विषय के बारे में जानकारी बहुत कम होती है और उस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग बहुत तेज़ी से उस सेक्टर में एंटर तो करते हैं, आते हैं उसमें, लेकिन जानकारी कम होने की वजह से अक्सर ज़्यादातर लोग उसमें नुकसान उठाते हैं। तो यही दो तीन खास वजह थी कि जो मैंने इस विषय को सबसे पहले चुना हर्बल फार्मिंग के, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आने वाले वीडियोस में इस हर्बल फार्मिंग के विषय के चलते मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इन फसलों के बारे में, इस विषय के बारे में अपने भारतीय किसानों तक, तकरीबन देश के सभी किसानों तक वो जानकारी पहुंच सके, मैं पहुंचाता रहूँगा। तो अगर आप इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पायनियर फार्मिंग के इस वीडियो में, और मैं डॉक्टर उबैद खान आज आपके लिए कुछ नए मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की जानकारी लेकर आया हूं। पीछे के वीडियोस में हमने जितने भी हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं या हमने पीछे की है, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रॉप्स एंड पेरिनियल क्रॉप्स। पिछले 2 वीडियोस में मैंने लॉन्ग टर्म क्रॉप्स और शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रॉप्स पर बात कंप्लीट कर दी थी। आज हम बात करेंगे पेरिनियल क्रॉप्स पर, 12मासी फसलें। 12मासी फसलें हम उन फसलों को कहते हैं जो कई साल तक चलती हैं, यानी जिनको एक बार आप लगा देते हैं तो वो आपको एक निश्चित समय अंतराल पर 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने के अंतराल पर लगातार कई सालों तक वो आपको पैदावार, आपको रिटर्न, मुनाफा देती रहती हैं। तो 12मासी फसलों की इस श्रेणी के अंदर सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं एलोवेरा से। सभी लोग तकरीबन एलोवेरा के नाम से वाकिफ हैं। एलोवेरा एक 12मासी फसल है, एक पेरिनियल क्रॉप है। इसको भी आप जब एक बार लगा देते हैं तो ये 5 साल या उससे भी ज़्यादा एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी कि 2 महीना या 3 महीना या 4 महीने पर, अक्सर 2 से लेकर के और 4 कटिंग तक हर साल ये देती है और कई सालों तक देती रहती है। एलोवेरा एक ऐसी फसल है कि पिछले सालों में
एलोवेरा के केस में भी किसानों ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। इस फसल ने किसानों को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाए हैं। इन मुद्दों पर मैं तब बात करूंगा जब मैं एलोवेरा के लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जहां तक एलोवेरा के फायदों का, उसके इस्तेमाल का सवाल है, उनके फायदों और इस्तेमाल के बारे में भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। एलोवेरा के उत्पादों को आज घर घर में, किराने की दुकानों पे और ज़्यादातर हर तरह के मेडिकल स्टोर्स पे देखा जा सकता है। आज एलोवेरा को एक पौष्टिक आहार के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे बीमारियों जैसे बवासीर, जोड़ों का दर्द, ब्लड शुगर और लीवर की कई सारी बीमारियों में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं या डायरेक्ट भी उसका इस्तेमाल होता है। जूस और जेल का डायरेक्ट सेवन लोग करते हैं। एलोवेरा का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो त्वचा की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं, जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनमें हो रहा है। ये शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। एक एंटी फंगल, एक एंटी बैक्टीरियल के रूप में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जहां तक एलोवेरा की खेती की बात है, एलोवेरा तकरीबन सभी तरह की मिट्टियों में हो जाता है। बहुत ही कम पानी में हो जाने वाली फसल है, लेकिन जलवायु का इसकी ग्रोथ और इसकी पैदावार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसकी ग्रोथ और पैदावार के लिए राजस्थान या गुजरात जैसे राज्यों में या कुछ स्तर तक महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो जलवायु है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी जो परफॉर्मेंस, इसकी जो पैदावार हमें दिखाई पड़ती है वो भारत के दूसरे राज्यों में दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारत के दूसरे राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है, बस थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें एलोवेरा के खर्च और मुनाफे की, तो चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये 12 मासी फसल है, इसमें पहले साल का खर्च और दूसरे साल से आगे आने वाले सालों में खर्च में अंतर होता है। पहले साल में इसका खर्च तकरीबन 50,000 रुपये प्रति एकड़ आ जाता है और दूसरे साल से आगे आने वाले सालों में प्रति एकड़ प्रति वर्ष खर्च तकरीबन इसका 15,000 रुपये आ जाता है। दोनों खर्चों में इतना अंतर, यानी पहले साल में और आगे के सालों में खर्च में इतना अंतर इसलिए है कि एक तो पहले साल में आपको इसकी पौध खरीदनी पड़ती है जो कि आगे के सालों के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा बुवाई वगैरह का खर्चा जो कि एक बार हो गई फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो ये फ़र्क है इसका कि पहले साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़ और आगे के सालों में तकरीबन 15,000 रुपये में ही इसकी खेती का काम हो जाता है। अगर हम इसके मुनाफे की बात करें तो पहले साल का इसका मुनाफा तकरीबन 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक आ जाता है, और अगर हम दूसरे सालों में यानी दूसरे साल से लेकर के और आगे आने वाले सालों में मुनाफा देखते हैं तो ये मुनाफा तकरीबन हमारा बढ़ करके पहुंच जाता है 2.5 लाख रुपए तक। यानी दूसरे साल से लेकर और आगे आने वाले सालों में ये एलोवेरा हमको 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का मुनाफा देती है। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी फसल मंडूक पर्णी की। मंडूक पर्णी भी एक 12 मासी फसल है और अक्सर किसान जो हैं इसके नाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर किसान आज इसको ब्राह्मी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ब्राह्मी नहीं है। ब्राह्मी का जो बॉटनिकल नेम है वो है बकोपा मुनियरी, और मंडूक पर्णी को हम जानते हैं सेंटेला एशियाटिका के नाम से। हालांकि अगर इसकी खेती की बात करते हैं तो दोनों ही कल्टीवर की इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों में मंडूक पर्णी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रही है ब्राह्मी के मुकाबले। तो आज मैं आपसे मंडूक पर्णी के विषय पर चर्चा करूंगा। मंडूक पर्णी का भी इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से होता चला आ रहा है। ये एक बहुत ही मशहूर ब्रेन टॉनिक है और ज़्यादातर इसको एक बुद्धिवर्धक और स्मृतिवर्धक के रूप में जाना जाता है। ये याददाश्त को तो तेज़ करता ही है, लेकिन इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड और दूसरी बीमारियों जैसे अल्जाइमर, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, लीवर के कई सारे रोगों और इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी, घावों को भरने के लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं उनमें, और इसके अलावा बहुत सारे रोगों में जो दवाएं बनाई जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मंडूक पर्णी की खेती के लिए
भारी मिट्टी यानी हैवी सॉइल, जिसमें कि क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, वो बहुत अच्छी रहती है। चूंकि ये ज़्यादा पानी की फसल है, इसलिए अगर आप इसको हल्की मिट्टी में लगा देंगे तो आपको पानी लगाना पड़ेगा बार बार, यानी कि इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। और भारी मिट्टी चूंकि पानी को रोकती है, जल्दी सोखती नहीं है, पानी उसमें रिटेन करता है, रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है हैवी सॉइल की, तो उसमें इसकी खेती जो है बहुत अच्छी होती है। अक्सर ऐसी ज़मीनें जो लो लाइंग एरियाज में हैं, जहां पर जल भराव हो जाता है, बहुत जल्दी कहीं बाहर का पानी आ जाता है और काफ़ी वक्त तक भरा रहता है, ऐसी जगहों पर दलदली ज़मीन जैसे आपके यहाँ है, तो ऐसी ज़मीनों के लिए ये मंडूक पड़ने की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी है। चूँकि ये भी एक 12 फसल है, तो ये भी आपको एक साल में तकरीबन 4 से 5 कटिंग और 8, 9, 10 साल तक ये आपको दे सकती है, देती है। अब बात करते हैं मंडूक पड़ने की खेती में होने वाले खर्च और मुनाफे के बारे में। एलोवेरा की तरह ही मंडूक पड़ने के खर्च में भी वही बात है कि पहले साल में इसका प्रति एकड़ जो खर्च आता है वो तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास आ जाता है, और दूसरे साल से लेकर और आने वाले सालों में प्रति एकड़ प्रति वर्ष इसका खर्च तकरीबन 15,000 रुपए के आ जाता है। असल में इसमें पौधा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो किसानों को खरीदनी पड़ती है, तो इस वजह से इसका खर्च असल में जाता है 1 लाख तक पहले साल में, पौध के खर्च की वजह से। लेकिन अब 1 लाख का खर्च हर किसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कर सकता हो, वो सक्षम हो करने में, तो हम ये करते हैं कि पौध की संख्या घटाकर आधी कर देते हैं प्रति एकड़। तो उस तरह से खर्च में तकरीबन हम 50,000 रुपये के खर्च में इसका काम चला सकते हैं। चूंकि ये बढ़ती बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से फैलती है, मल्टीप्लाई होती है, तो आधी संख्या में भी अगर हम पौध खरीद कर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरे खेत के एरिया को कवर कर लेती है। तो थोड़ा बहुत 1-2 महीने 3 महीने का कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो कवर करने में, लेकिन फिर कुल मिलाकर जब एक साइकिल डेवलप हो जाती है तो फिर वही बात आ जाती है कि हम पौधा ज़्यादा लें या कम लें, कोई फ़र्क नहीं। जहाँ तक इसके खर्च के बाद मुनाफे की बात है, तो पहले साल में इसका मुनाफा तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आ जाता है, और दूसरे साल से आने वाले सालों में, चूंकि आजकल इसका थोड़ा सा रेट कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट बढ़ेगा नहीं, कभी कभार रेट कम होता है, डिमांड थोड़ी आगे पीछे होती है, मौसम का भी फर्क होता है, तो आजकल इसका रेट कुछ कम चल रहा है। इस वजह से आजकल इसका मुनाफा जो है पहले साल में 1 लाख रुपए प्रति एकड़, और दूसरे साल से आगे आने वाले सालों में प्रति वर्ष प्रति एकड़ तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक फिर भी आराम से निकल रहा है। तीसरे नंबर पर अब मैं एक ऐसी फसल की बात करने जा रहा हूं जो कि मूलतः भारत का पौधा नहीं है, लेकिन बीते सालों में और आज भी इस फसल ने एग्रीकल्चरल मार्केट में काफी शोर मचाया है इंडिया के अंदर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टीविया की। स्टीविया असल में साउथ अमेरिका में एक जगह है पैराग्वे, ये मूलतः वहां का पौधा है, इसीलिए इसकी खेती में बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं। फसल के दौरान और फसल के बाद, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट, फसल की कटाई के बाद अगर हमने इसकी उन बारीकियों का ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो ये समझ लीजिए कि बहुत भारी नुकसान होना बिल्कुल तय है, आप नहीं बच पाएंगे उससे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टीविया प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं है, स्टीविया बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है। अगर आप इसकी खेती की उन बारीकियों का ध्यान रखेंगे जो ज़रूरी हैं, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है, यह भी सच है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। डिटेल से इसकी चर्चा मैं स्टीविया के वीडियो में करूंगा। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि स्टीविया में ऐसा क्या है कि जो ये फसल अमेरिका से चलते हुए भारत तक आ पहुंची। असल में ये एक नेचुरल स्वीटनर है और बहुत ज्यादा मीठा होता है, इसका पत्ता बहुत मीठा होता है, चीनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा मीठा। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं
कि स्टीविया के पत्ते की जो मिठास है वो गन्ने की मिठास के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा होती है। और इसमें एक घटक होता है स्टीओयोसाइड, जो इसका मेन अल्कोलॉइड है। उसकी जो मिठास होती है वो गन्ने की चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है। लेकिन इतनी मिठास के बावजूद भी इसमें 0 कैलोरी है। आप समझ गए होंगे कि किसके लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ, मधुमेह यानी कि शुगर के मरीजों के लिए। इसके अलावा ये और कुछ दूसरे रोगों जैसे कैंसर की रोकथाम, ब्लड प्रेशर को कम करने और वजन को मेंटेन करने, बनाए रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब बात करते हैं इसी खेती के बारे में। तो ये भी एक 12मासी फसल है और इसकी खेती के लिए भी भारी मिट्टी अच्छी रहती है, हैवी सॉइल। चूंकि इसको पूरे वर्ष यानी कि पूरी क्रॉप साइकिल में इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की ज़रूरत होती है, तो ये उन इलाकों में अच्छे से हो जाती है जहां पर 12 महीने आर्द्रता बनी रहती है। जैसे कि बहुत सारे महाराष्ट्र, गुजरात के कोस्टल इलाके हैं, समंदर के किनारे हैं, उन जगहों पे ये बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें इसका मीठा नेचर होने की वजह से बहुत जल्दी दीमक लगती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्च वाली फसल है। अगर इसके हम खर्च और मुनाफे की बात करें तो पहले साल में इसका खर्च 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आता है और दूसरे साल से आगे आने वाले सालों में इसका कुल खर्च 40 से 50 हज़ार रुपये या कभी कभी उससे अधिक प्रति एकड़ प्रति वर्ष आ जाता है। लेकिन अगर आपने इस फसल की बारीकियों का, जो ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत का पौधा नहीं है, भारत के बाहर से आया है, तो इसकी अपनी कुछ ज़रूरियात हैं जो कि आपको पूरा करना ज़रूरी है। अगर उनका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो मैंने खर्च का आंकड़ा बताया है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी 70 से 80 हज़ार पहले साल में और 40 से 50 हज़ार अगले सालों में। यह खर्च का आंकड़ा ऊपर नीचे काफ़ी हो सकता है अगर आप क्रॉप मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेंगे तो। बात करते हैं मुनाफे की। तो पहले साल में इसका मुनाफा, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है, हालांकि आज इसका बहुत अच्छा रेट किसानों को नहीं मिल रहा है, तो फिर भी ये पहले साल में आपको कम से कम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा दे जाएगी। और दूसरे साल से, यानी दूसरे साल में और आगे आने वाले सालों में ये आपको 3 लाख रुपए या उससे भी अधिक प्रति एकड़ प्रति वर्ष का मुनाफा दे देती है। अब बारी है हमारी चौथी फसल की। ये एक एरोमेटिक फसल है, लेमन ग्रास। जी हां, ये एक एरोमेटिक 12मासी घास है। इसको भी आप एक बार लगा देते हैं तो ये आपको 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक लगातार रिटर्न देती रहती है। हर साल आपको इसकी कम से कम 3 कटिंग तो आराम से मिलती हैं, जिसको आप फसल की कटाई करके उसका तेल निकाल सकते हैं। इसका तेल ही निकाला जाता है। लेमन ग्रास के भी बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे ज़्यादा लेमन ग्रास का उपयोग आपके परफ्यूमरी, कॉन्फेक्शनरी और बेवरेजेस प्रोडक्ट्स में होता है। इसके अलावा टॉयलेटरी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा यूज़ है। कई तरह के साबुन बनाने में और जैसे पोछा घर में लगाने के लिए फिनाइल वगैरह जो होता है, उसमें आजकल लेमन ग्रास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एयर फ्रेशनर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप कभी महसूस करते होंगे कि नींबू की सी खुशबू आ रही है, वो लेमन ग्रास की होती है। इसके अलावा बहुत सारे रोगों में, तनाव से मुक्त करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में इसके लिए भी बहुत उपयोगी है। एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इजराइल में मेरे एक क्लाइंट हैं, फार्मर हैं, वो मुझसे लेमन ग्रास की अगरबत्ती मंगाते हैं। उनका कहना यह है कि जब वो अपनी पीएचडी की थीसिस लिखते हैं, पीएचडी की थीसिस जब लिखते थे, तो लेमन ग्रास की अगरबत्ती की महक उनको कंसंट्रेशन डेवलप करने में बहुत मदद करती थी, बहुत सहायता करती थी। जहां तक लेमन ग्रास की खेती की बात है, लेमन ग्रास तकरीबन सभी तरह की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसमें कि ना बहुत ज़्यादा पानी रुकता हो और ना बहुत तेज़ी से पानी निकल जाता हो, जैसे कि आपके बलुई मिट्टी में होता है, सैंडी सॉइल में होता है।
तो बलुई दोमट सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बहुत आसानी से हो जाने वाली फसल है। हमारे यहाँ तो किसान इसको बेशरम घास कहते हैं। उनका कहना यह होता है कि अगर मिट्टी को बस छू भर जाए तो चल पड़ती है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि लेमन ग्रास की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है और बिना किसी देखरेख के ये अच्छी हो जाएगी। अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको इसकी देखरेख तो करनी ही होगी। हालांकि पानी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क इस क्रॉप पे नहीं पड़ता है, इस फसल पे नहीं पड़ता है। बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं खड़ा होगा, फसल मरेगी नहीं। हाँ, ग्रोथ पे ज़रूर फर्क पड़ेगा थोड़ा इसका। तो बहुत ज़्यादा पानी की अधिकता का या पानी की कमी का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ये झेल जाती है उन सब चीज़ों। जहाँ तक इसकी खेती की बात है, लेमन ग्रास की खेती का जो कुल खर्च आता है वो पहले साल में आपका 30 से 40 हज़ार रुपये तक आ जाता है प्रति एकड़, और दूसरे सालों में इसका खर्च मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार प्रति एकड़ प्रति वर्ष रहता है। तकरीबन कुछ कम ही रहता है इससे, मैंने ज़्यादा की तरफ बताया है आपको। और चूंकि मैंने जैसे बताया कि इसका तेल निकाला जाता है, तो जो ये खर्च मैंने आपको बताया है, पहले साल में 30 से 40 हज़ार और दूसरे सालों में तकरीबन 10 से 12 हज़ार, इसमें इसका तेल निकालने की मशीन का खर्च शामिल नहीं है। इसका तेल निकालने के लिए जो मशीन लगाई जाती है, जो फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट लगती है, जो तेल निकालने का आसवन का प्लांट लगाया जाता है, उसकी एक अच्छे प्लांट की जो कीमत होती है वो आज के डेट में 4 से 5 लाख रुपए से कम नहीं होती है 1 टन कैपेसिटी का। लेकिन आजकल 2 से 2.5 लाख रुपए में भी आपको मशीन बना करके देने वाले लोग मिल जाएंगे। कुछ मॉडिफाइड मशीन होती है, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन अच्छी मशीन आपको 4 से 5 लाख रुपए से कम में नहीं मिल पाएगी। अगर हम बात करें लेमन ग्रास के मुनाफे की, तो पहले साल में, आजकल इसका रेट थोड़ा अच्छा है, तो पहले साल में इसका कुल मुनाफा जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपए प्रति एकड़ मिल जाता है। और दूसरे साल से, यानी दूसरे साल में और आगे आने वाले सालों में, यह मुनाफा आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक चला जाता है। इसकी पैदावार बढ़ जाती है, खर्च कम हो जाता है, ऑयल की यील्ड बढ़ जाती है, तो आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अपने आज की आखिरी फसल पामारोजा की। पामारोजा ये भी एक लेमन ग्रास की तरफ इसी की फैमिली की फसल है। सिम्बोपोगन मार्टिनी इसका बोटेनिकल नेम है। ये भी एक 12 मासी फसल है, और एक बार अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये आपको तकरीबन 3 से 5 साल तक आराम से, साल में कम से कम 2 नहीं तो 3 कटिंग दे देती है। यानी पहले साल आप जब लगाएंगे तो पहले साल से ही आपको ये जो पैदावार देना शुरू करेगी, उसमें आपको पहले साल में 2 कटिंग और दूसरे साल से आगे आने वाले सालों में 3 कटिंग तक ये आपको देगी। इसका भी तेल निकाला जाता है, इसके लिए भी आपको डिस्टिलेशन प्लांट लगाना पड़ता है। आज की तारीख में पामारोजा का इस्तेमाल जो है वो एक गुलाब के तेल यानी रोज ऑयल के रिप्लेसमेंट के तौर पे काफी बढ़ गया है। इसमें एक घटक यानी इसका जो मेन एल्कलॉइड है, जो इंग्रेडिएंट है, वो है जिरेनियोल, जो कि गुलाब में भी होता है, गुलाब के तेल में। इस वजह से, जिरेनियोल की वजह से तकरीबन इनकी खुशबू एक जैसी होती है। पामारोजा में दूसरे भी घटक होते हैं, लेकिन मेन जिरेनियोल है, तो जिस वजह से इसकी खुशबू गुलाब के तेल की तरह होती है। और गुलाब के तेल का जो बाजार में रेट है वो तकरीबन 10 लाख रुपए किलो के आसपास है, अच्छा तेल, और ये आपको 2000 रुपये प्रति किलो मिल जाता है बाजार में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स में गुलाब की खुशबू आप महसूस करते हैं, हो सकता है कि वो पामारोजा की हो, क्योंकि बहुत कम कीमत में उसका जिरेनियोल मिल जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी पामारोजा के तेल का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, वो परफ्यूमरी इंडस्ट्री में है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इसकी खुशबू गुलाब के तेल की तरह है। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल साबुन वगैरह बनाने में, गुलाब जल में, और परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है। इसके अलावा ये अरोमा थेरेपी में मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए भी काम आती है। इसका तेल जो है उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये बहुत सारे डिप्रेशन यानी अवसाद, थकान, गुस्सा,
चिंता, टेंशन को दूर करने में इसके तेल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। पामारोज़ा की अगर खेती की हम बात करते हैं तो इसमें भी पहले साल का कुल खर्च तकरीबन 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक आ जाता है। लेमन ग्रास से कुछ कम है क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट सीडिंग से किया जाता है, तो पौध नहीं खरीदनी पड़ती और इसका आपको पौध नहीं खरीदनी पड़ती, तो पौध लगाने का खर्च भी कम हो जाता है, बीज से लगाने में खर्च कम होता है। तो इसका खर्च जो है तकरीबन 30,000 रुपये प्रति एकड़ पहले साल का आता है, और दूसरे साल में इसका खर्च तकरीबन 10 से 12,000 नहीं तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ में आराम से हमारा काम हो जाता है। मुनाफे की अगर बात हम करें तो इसका मुनाफा पहले साल में, चूंकि इसके तेल का रेट ज़्यादा है, लेमन ग्रास के रेट से भी ज़्यादा है, तो पहले साल में इसका मुनाफा तकरीबन 90,000 रुपये प्रति एकड़ आता है, और दूसरे साल से लेकर के आगे आने वाले सालों में यह आपको आराम से 1.25 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न दे देती है प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 बारहमासी फसलों के बारे में बताया। बारहमासी फसलें और भी बहुत हैं, लेकिन उसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग फसलों के बारे में जब मैं बनाऊंगा तब बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो किसान भाइयों के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, और उसका फ़ायदा उनको तभी मिल पाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही मैं एक नई फसल या एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।